गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो इसके पहले हमने पढ़ा था सॉलिड नॉट कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। उसमें हमने पढ़ा था चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज उसी का सॉलिड नॉट कंडक्टिंग का ही या उसी को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब जो भी स्फीयर रहेगा उसमें जो इस रिसाइड इन वॉल्यूम होल वॉल्यूम रहेगा। नॉन कंडक्टिंग में जो वॉल्यूम होता है पूरे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पूरे वॉल्यूम में रहता है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? चार्ज हर जगह वॉल्यूम में क्या होता है? डिफरेंट। जैसे जैसे उसका दूरी बढ़ता है सेंटर से वैसे वैसे उसका क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो बताना है। तो इसके बारे में दो क्वेश्चन बता देंगे। तो आइए चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या इसी को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर्स। तो हाँ, इसके तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में हमको पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसकी प्रीवियस लेक्चर में चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था। अब ये है नॉन यूनिफॉर्म में। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो चार्ज रहता है आपको पता ही है, रिसाइड्स द चार्ज इन होल वॉल्यूम। मतलब जो चार्ज रहेगा स्फीयर में हर जगह चेंज होता रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? मान लेते हैं कोई स्फीयर है, इसमें जो आपका चार्ज है हमने क्वालिटी और आपको पता है वॉल्यूम में रहेगा, हर जगह रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एलिमेंट्री कंसीडर कर लेते हैं। ये सेंटर है, सेंटर के आर दूरी पे है, ये सेंटर बड़ा वाला रेडियस है, ये आपका एलिमेंट्री है। या इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब क्या होता है? स्फीयर ऑफ रेडियस आर, चार्ज डेंसिटी रो, इनर एलिमेंट्री गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर लिख लेंगे आप। अब इसमें क्या है? जो चार्ज डेंसिटी रो है वो आपका डिस्टेंस में वैरी करता है। यहाँ पर इसका मतलब इसमें चार्ज कुछ और रहेगा, फिर यहाँ पर कुछ और होगा, फिर यहाँ पर कुछ और होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है चार्ज डेंसिटी इसका क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब पहला केस इसमें कंसीडर कर रहे हैं इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए r इज लेस देन r, मतलब जो स्फीयर बड़ा वाला उसका रेडियस इनर वाला रेडियस से क्या होगा? ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी जो रो है आपका, चार्ज डेंसिटी रो इज चेंज R इज इक्वल टू रो नॉट R। इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी रो है वो R पर डिपेंड करता है। अब क्या क्यों? क्योंकि चार्ज नॉन यूनिफॉर्म में चार्ज हर जगह बदल रहा है, इसलिए डेंसिटी भी उसकी क्या होगी? चेंज होगी। तो इसमें गॉसियन सरफेस लगाएंगे, गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। पूरे स्फीयर में इसका एरिया ए मान लेंगे। इसमें क्या करेंगे? छोटा सा सरफेस कंसीडर करेंगे, एरिया वेक्टर डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसी के अलोंग होगा, प्लस साइन इसलिए आउटवर्ड होगा। इधर भी कंसीडर करेंगे, जहाँ भी सरफेस पर कंसीडर करेंगे वही होगा, एरिया वेक्टर डी है। दोनों एरिया वेक्टर और
इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा क्या होगा 0 डिग्री। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे क्या, फाई क्लोज्ड इज इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, फाई क्लोज क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सर्फेस में क्या होगा, हर जगह फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए सर क्लोज है, डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो एलिमेंट्री कंसीडर किया गया उसका स्क्वायर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसका है आर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड का मतलब जो चार्ज होगा यहाँ सेंटर का अंदर का इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्यू इनसाइड देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए एलिमेंट्री स्फीयर, एलिमेंट्री सेल कंसीडर करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, ये आपका बड़ा वाला स्फीयर है, बढ़िया से बनाइएगा आप लोग, हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। आपका एलिमेंट्री सेल कंसीडर किया गया है, आपको पता ही है इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, बना लीजिएगा। यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ से हमने दूरी इसकी मान लिया है x, और जो इसकी विड्थ है, मोटाई, वो क्या है dx है। यही एलिमेंट्री थीन सेल कंसीडर किया गया, जिसकी विड्थ क्या है dx है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है इसमें, तो अब ये एलिमेंट्री कंसीडर किया गया है, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल x माने, इसकी विड्थ क्या माने dx। अब जब इसकी विड्थ, तो इसका जो चार्ज होगा, चार्ज क्या होगा डी क्यू इज इक्वल टू रो डेंसिटी इंटू के वॉल्यूम। इसका एलिमेंट्री वॉल्यूम मान लेते हैं क्या है dv। अब इसके पहले हमने बताया था आपको रो इज इक्वल टू रो नॉट आर, वहां पर r पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर हमने दूरी क्या माना x पर, इसका मतलब x पे वेरी करेगा ये। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, ए डी क्यू जो है स्मॉल चार्ज है, इसका डी क्यू स्मॉल चार्ज है, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट एक्स, डी वी वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट। अब मान लीजिए स्फीयर को पूरा खोल देंगे, ये स्फीयर को खोल देंगे तो एरिया जो इसका डी वी वॉल्यूम होगा, डी वी एरिया इंटू के हाइट। एरिया इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस, इसका पूरा स्फीयर का क्या होगा एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर, हाइट dx हो जाएगा। तो ये dv की वैल्यू हो जाएगी क्या 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से हो जाएगा आपका रो नॉट 4 पाई एक्स क्यूब dx। ये इसका स्मॉल चार्ज हो जाएगा dq। अब हमको पूरे सरफेस पर पूरा चार्ज के लिए क्या करेंगे, पूरे चार्ज लिखने है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। इसको कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे इफ द टोटल चार्ज इज q देन q इज इक्वल टू हो जाएगा क्या dq। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, हमें x तक लिए हैं।
तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, आर तक, 0 से आर। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए 0 से आर रो नॉट 4 पाई एक्स क्यू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ इरेज कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे इसको। देखिए इंटीग्रेट करेंगे, क्या कांस्टेंट है, रो नॉट 4 पाई 0 से आर एक्स क्यू डी एक्स। फार्मूला आपको इंटीग्रेशन का बताया गया था, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन के एन प्लस 1, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से इसको ब्रेक कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4 पाई रो नॉट एक्स के पावर 4 अपॉन के 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका क्या, पाई रो नॉट एक्स की पावर, तो लिमिट अपडेट कर दीजिए तो x की जगह r हो जाएगा, r की पावर 4, यही इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। Q इनसाइड की वैल्यू पाई रो नॉट r की पावर 4, इतना नोट करिए। नोट हो गया ना। अब देखिए उसमें हमने जो बताया था इक्वेशन 1 में, इस Q इनसाइड की वैल्यू रख दीजिए। Putting these values in Q inside इक्वेशन 1 B है, क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो नॉट पाई आर के पावर 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा आपका रो नॉट आर पे आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन के बटा के एप्सिलॉन 0 भी रहेगा इसमें, 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, चेंज होगा। हमने पहले ही बताया था, क्योंकि देखो चार्ज डेंसिटी चेंज हो रहा है। जब चार्ज डेंसिटी चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो दूरी बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी होगा सॉलिड नॉट कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक, इसी पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी एग्जाम होता है उसमें बेस्ट क्वेश्चन इसी पर आधार पर पूछा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म में सॉलिड नॉट कंडक्टिंग में। तो यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ेगा, T प्रोपोर्शन आर स्क्वायर। तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन बता रहे हैं, पढ़िएगा अच्छे से, बुक से भी पढ़िएगा, जो भी बुक में दिया होगा। एक एप्लीकेशन शायद बुक में नहीं दिया होगा तो बता दिया हमने, पढ़िएगा, कोशिश करिएगा। अब आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत हो गया है चैप्टर, एक चैप्टर आज क्लोज करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हैं आप। तो इसके पहले देखिए हमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर और सेल्स ये निकलवाया गया था। इसी में दो तरह का बताए थे, हॉलो और सॉलिड। तो देखिए हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर को थिन सेल भी बोलते हैं, थिन सेल्स। इसमें हमने बताया था हॉलो स्फीयर में क्या, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग,
उसके बाद सॉलिड, सॉलिड में कंडक्टिंग स्फीयर्स। इसमें क्या होता है, चार्ज ओनली एट द सरफेस। इसका मतलब अगर ऐसे है तो इसमें जो चार्ज रहता है क्या होता है, सरफेस पे होता है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए बताए थे आर, पहला इनसाइड, देखिए इनसाइड, इनसाइड में आर इज लेस देन आर, इसका मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। दूसरा कंडीशन था आउटसाइड में, देखिए आउटसाइड में क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन आर। आउटसाइड की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन के आर स्क्वायर। जो चार्ज Q है वो आपका इनसाइड के लिए है। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाएंगे, दूरी का मान बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। कि हॉलो स्फीयर इन से कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि चार्ज ओनली एट द सरफेस। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड साइड की वैल्यू 0 आया था और राइट साइड की वैल्यू E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन की 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये आउटसाइड की कंडीशन के लिए था। अब इसी में एक सॉलिड नॉट कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्फीयर्स। इसमें क्या होता है, चार्ज इन द होल वॉल्यूम, जो चार्ज रहता है पूरे वॉल्यूम में। इसमें भी दो कंडीशन आपको बताया गया है। पहला इनसाइड, इनसाइड की कंडीशन में आर इज ग्रेटर है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R अपॉन के आर क्यूब। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आर पे वेरी करता है। आर का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा कंडीशन आउटसाइड आर इज ग्रेटर देन आर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन के आर स्क्वायर। सरफेस के लिए जब हो जाएगा आर बराबर आर के लिए, तब ये कंडीशन हो जाएगा। या यहाँ से वही चीज लिख दीजिए आर स्क्वायर। अगर सरफेस के लिए कर देंगे तो आर की जगह आर रख देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकाल सकते हैं। जाने दीजिए इसको, हमने बता दिया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चेंज चार्ज इन होल वॉल्यूम के इनसाइड के लिए कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड के लिए। इसमें इस तीनों का प्रोसेस सेम होता है। हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों का प्रोसेस सेम होता है। और सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग, इसमें क्या होता है, सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग, इसमें क्या होता है, इनसाइड में आपका ए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड में ए होता है। नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक सॉलिड, डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन एट पॉइंट
P distance small r from the center of sphere। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 3 स्फीयर है। पहला जो है सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम r, इस पे जो चार्ज है वो आपका q है। दूसरा स्फीयर है, इसमें ये r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इसका रेडियस मान लेते हैं r, इस पे जो चार्ज है आपका 2q है। तीसरा स्फीयर है, यहाँ से r डिस्टेंस पॉइंट P है, इसका जो रेडियस है वो आपका 2r है, और जो इस पे चार्ज है वो आपका 4q। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताना है, ये आपको क्वेश्चन में। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का क्या है E1, इसका E2, इसका E3। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टिंग होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसके पहले इनर साइड और आउटर साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे। ये आउटर साइड में है, R से P डिस्टेंस पर आउट साइड में है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा वैल्यू, आउट साइड में है फर्स्ट वाला, आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन के R स्क्वायर। Q की वैल्यू Q है तो ये हो जाएगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन के R स्क्वायर। दूसरा हम देखिए, इसमें R और R बराबर है आपस में, ये सरफेस पे है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर चार्ज Q था, यहाँ पर चार्ज क्या है 2Q अपॉन के R स्क्वायर। ठीक, तीसरा वाला देखिए इनर साइड में है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये E2 की वैल्यू हो जाएगी E1 का, इसके लिए E3 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज यहाँ पर क्या है 4Q। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू R अपॉन के R स्क्वायर। तो देखिए Q R, जब इसके लिए R बराबर R कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका Q R अपॉन के R स्क्वायर का मतलब 2R का स्क्वायर कर देंगे, कर दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q R से कटेगा, ये हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, नहीं Q है ना, इसमें क्यूब था फार्मूले, यहाँ पर क्यूब होगा। ठीक, 8 से 8 कटेगा, 8 होगा 4 गुना के 8, इसका मतलब ये हो जाएगा Q अपॉन के 2R स्क्वायर, यही ना। अब देख लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन कर दीजिए, ये कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें E1 E2, इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, इसमें क्या है उसका आधा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा E2 का होगा, फिर E1 का होगा, फिर E3 का होगा। ये इसका कंपैरिजन है इस पेयर का, सबसे ज़्यादा E2, फिर E1, फिर E3, इसका मान सबसे कम होगा। तो इस तरह से नॉन कंडक्टिंग में आपका डिस्टेंस R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन, मतलब सबसे ज़्यादा E2 में होगा, फिर E1 में, फिर E3 में, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है Q बराबर ZE, नॉन यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड रो आर, इसके लिए फिगर दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पर रो आर डेंसिटी और इधर आपका लाइन ड्रा एक पॉइंट है, ए आर है, ऐसे आपका ये आर है। इसका मतलब डेंसिटी और ए के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें है द इलेक्ट्रिक फील्ड ए आर बराबर आर का मतलब क्या होगा, ए सरफेस में आर बराबर आर, 4 पॉइंट दिया है। ए इंडिपेंडेंट ऑफ ए, बी है प्रोपोर्शनल ए, सी है प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, डी पॉइंट है प्रोपोर्शनल 1/a। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और आर के बीच में ग्राफ खींचा गया। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बराबर आर सरफेस इंडिपेंडेंट होगा ए पर, डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनली ए स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मान लेते हैं स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं आपका ऐसे, ए आर है, ए क्या है कैपिटल आर है। ए एलिमेंट्री जो आप कंसीडर किए हैं इसका एरिया वेक्टर का मान लेते हैं डी ए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल के नाम हुआ डी ए। जब इससे गॉसियन फार्मूला लगाएंगे, इसके सेंटर में जो चार्ज आपका है Q बराबर जेड, जब गॉसियन फार्मूला इसमें लगाएंगे R बराबर R के लिए, तो आपको ये फार्मूला गॉसियन फार्मूले से क्या हो जाएगा, क्या लिखें, फाई क्लोज्ड इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन 0। यहाँ ई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ए डी होगा, डी ए सरफेस का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। सरफेस का एरिया यहाँ पर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड जो चार्ज है सेंटर पे क्या है जेड ई अपॉन के एप्सिलॉन 0। यहाँ से ई की वैल्यू हो जाएगी ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई अपॉन के आर स्क्वायर। इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ए का कहीं नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए, पहला सही होगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस के लिए इंडिपेंडेंस में ए का कोई रोल नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि आर इज इक्वल टू आर, सरफेस की हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर इज इक्वल टू आर के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी पर और है, बता रहे हैं। देखिए उसी में इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ in the nucleus generally the electric field within the nucleus generally observed to be linearly dependent r, small r, linearly dependent small r
दिस इम्प्लाइज दैट, जब वो आर पर डिपेंड करेगा तो कौन सा कंडीशन अप्लाई करेगा। इसमें भी चार कंडीशन दिया है। पहला ए बराबर 0, दूसरा बी बराबर ए बराबर r/2, तीसरा सी इक्वल टू दिया है ए बराबर आर, डी कंडीशन चौथा दिया है ए बराबर 2r/3। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस की बात हो रही है, इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखिए मान लो इसके लिए क्या करेंगे, जो स्फीयर कंसीडर करेंगे ऐसे ऐसे इनसाइड में कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, एक पूरी दूरी r है। तो अभी इसके जो चार्जेज है आपका Q बराबर JD, तो इसके पहले इसका मतलब ये जो सरफेस होगा क्या होगा, इनसाइड में होगा। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल R, इस कंडीशन से डिपेंड क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डिपेंड कर रहा है R पर। इसका मतलब जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तब अब क्या करते हैं, इसके लिए हमने जस्ट फार्मूला बताया था, E इक्वल टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR अपॉन के R³ इनसाइड के। यहाँ पर चार्जेस की जगह JD हो जाएगा, R ये आपका यहाँ से। तो इसके लिए कंडीशन होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है मेरा R पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब इसका फिगर आपके दूरी R होगा, ये R होगा। अब तीसरा कंडीशन जो A बराबर R है ऐसे, इसका मतलब A बराबर R मतलब A और R कांस्टेंट हो जाएगा, ये रो डेंसिटी हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा ऐसे। A बराबर R के लिए ग्राफ आ जाएगा इस तरह। इसका मतलब A बराबर R पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेरी करेगा, आपका किस पे डिपेंड करेगा, R पर डिपेंड करेगा। जब A बराबर R मतलब एक कांस्टेंट दोनों हो जाएगा, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R, तब वो डिपेंड करेगा लिनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R पर। तब एक कंडीशन आपका A बराबर R, इसका मतलब यही कंडीशन आपका सही है, A बराबर R। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका और दिया होगा, उसको करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका बुक में और सारे क्वेश्चन दिया होगा, करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। द चैप्टर इज क्या होगा इन मेरे तरफ से। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही तो मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। आप साथियों और दोस्तों को जो भी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप कहीं भी रहें पढ़ाई करिए, और जो भी आपको अच्छा लगे या आपको नहीं समझ में आया, जहाँ तक मेरी कोशिश थी पूरी कि आपको समझाने का मैं पूरी कोशिश किया था। अगर आप कुछ को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप कहीं भी रहे, आपको एक लाइक तो बनती है, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सभी लोगों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट।